मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा जी इस समय जुड़े हुए हैं, जो संसद की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बारीकियों से चीजों को देखते हैं। सूरज मोहन झा जी, बात संसद की हो रही है, आप कैसे देखते हैं राज्यसभा चुनाव को? और खासतौर से अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो कामकाज की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कैसा रहा पूरा वर्ष? मनोज जी, ये साल कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से जितना संसदीय कामकाज होना चाहिए था उस लिहाज से नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद जितना हुआ और कोरोना वैश्विक महामारी के साए में हुआ वो अपने आप में उल्लेखनीय है और आने वाले समय पे इसके उदाहरण दिए जाएंगे। हमने देखा बजट सत्र से इस साल की शुरुआत हुई थी जो कोरोना की वजह से जल्दी खत्म हो गया था, और उसके बाद हमने देखा जो मानसून सत्र बुलाया गया था उसको लेके भी काफ़ी कयास लगाए गए थे कि कोरोना की वजह से जिस तरह से कोरोना का फैलाव हो रहा था, कितने सांसद आएंगे, कितना कामकाज होगा, इसके लिए विशेष तैयारी हमने देखा था संसद में हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खास व्यवस्था बैठने को लेकर की थी। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था मनोज जी कि लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद मिलजुल कर करने वाले थे। जो विजिटर गैलरी थी उस पर भी सांसदों को बैठाने की तैयारी की गई थी। पहले संख्या को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे कि कितने सांसद आएंगे, लेकिन हमने देखा 380 से ज्यादा सांसदों ने मानसून सत्र में लोकसभा में भागीदारी करी, जो अगर हम प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 70% था। कामकाज के लिहाज से 167% कामकाज हुआ। 25 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए जो बहुत ही काफी महत्वपूर्ण विधेयक थे। उसमें हमने देखा जो कृषि सुधार से जुड़े हुए 3 अहम विधेयक थे वो लिए गए। साथ में श्रम कानून जो ताकि श्रमिक जो थे उनके अधिकारों का भी की रक्षा हो, साथ में भारत में काम करने की जो सुगमता है उसे बनाए रखें। ईज ऑफ डूइंग में हमारी स्थिति सुधर रही है, उसको और कैसे सुधारा जाए उसकी दिशा में कदम उठाए गए। साथ में हमने देखा टैक्सेशन से जुड़े हुए टैक्स से विवाद और निपटारा संबंधी इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, टैक्सेशन को लेकर महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए। जम्मू कश्मीर में राजभाषा जो विधेयक लाया गया, जो कानून बना जिसमें जो है उर्दू और कश्मीरी, डोगरी और हिंदी इनको भी शामिल किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक हमने देखे थे जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौर के बावजूद भी पूरे किए गए राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। और जहां तक बात है अब लोकसभा में स्थिति की या राज्यसभा में स्थिति की, मनोज जी, लोकसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार पहले से चला रही थी, लेकिन राज्यसभा में स्थिति काफी सुधर रही है। हमने देखा था 16वीं लोकसभा में कई अहम विधेयक या काफी समय राज्यसभा में खराब होता था, इसलिए को लेकर उच्च सदन की जो गरिमा थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अकेले 93 सांसद हैं, एनडीए के सांसदों की संख्या 104 के आसपास पहुंच चुकी है, और जिस तरह से बिहार जैसे बड़े राज्य में जीत हासिल हुई है तो ये संख्या बढ़ेगी ही। उत्तर प्रदेश से काफी सांसद अगले साल रिटायर होने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के चुन के आएंगे। और भी राज्यों में हमने देखा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सब में स्थिति सुधर रही है। तो जो आने वाला समय है संसद में और तेजी से भारतीय जनता पार्टी की धूम रहेगी, जबकि देश में एक लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस, जिसके अधिकतम राज्यों में सरकारें थी, वो अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर है। लोकसभा में उसकी स्थिति खराब थी, अब राज्यसभा में भी वो 37 के अपने न्यूनतम संख्या पे पहुंच चुकी है। और जिस तरह के राज्यों में उसका प्रदर्शन चल रहा है मनोज जी, अनुमान लगाया जा रहा है कि संख्या शायद और भी घटेगी। मनोज जी। जी, अगर सूरज मोहन झा जी मैं संसद के कामकाज की बात करूं तो संसद ने 3 महत्वपूर्ण बिल जो कृषि सुधारों से संबंधित थे उनको 2020 में पारित किया, और यह माना जा रहा है, सरकार का यह मानना है कि इन कृषि सुधारों से किसानों का भला होगा, उनकी आर्थिक आय सुधरेगी, मजबूत होगी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है कृषि सुधारों को लेकर, क्या कुछ खास था इन बिलों में, आप बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किया गया था वो ये विधेयक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, अब रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो गए, उनके मंत्रित्व के उसमें पारित हुआ था। इसमें कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से, ये पुराना कानून था जिसमें संशोधन किया गया, आलू, प्याज और दाल तिलहन को अलग किया गया था, ताकि जो किसान है उसके लिए खेती एक मुनाफे का सौदा हो सके। और जो पहले
एक कालाबाजारी होती थी, उसको देखते हुए इन पर प्रतिबंध, इनको आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन हमने बीते दिनों देखा था मनोज जी की आलू की बम्पर पैदावार हुई और उसके बाद हमने देखा कि उसको लेकर सड़कों पर से बेचा जा रहा था। किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिल रहा था क्योंकि मार्केट में जो मांग से ज़्यादा पूर्ति हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और किस तरह से किसानों को मुनाफे का सौदा खेती बने, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में इन सब चीज़ों को हटाया गया। उसके बाद हमने देखा जो दो महत्वपूर्ण विधेयक जो कृषि मंत्रालय से ही जुड़े हुए थे, जिसमें हमने देखा था जो मंडी की बाध्यता थी, इस कानून में कहीं भी इसका जिक्र नहीं था। जबकि जब लोकसभा में इसकी चर्चा चल रही थी, विपक्ष के सांसदों, खासतौर से कांग्रेस के जो पंजाब से सांसद थे, उन्होंने इस पर आशंका जताई थी कि मंडियों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में साफ और स्पष्ट तौर पर कहा था कि मंडियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। जो मंडियों के कानून है वो राज्य द्वारा संरक्षित है और केंद्र सरकार भी उन्हें खत्म नहीं कर रही है, बल्कि किसानों को एक विकल्प दे रही है कि मंडी के अलावा, जब कई बार पैदावार ज्यादा होती है और मंडी के अलावा उन्हें बाहर अच्छी कीमत मिलती है, तो वो उस पर अपने उपज को बेच सके। तो उनको एक तरह से एक नया विकल्प देने की कोशिश की जा रही थी। साथ में किसानों को जो शंकाएं जाहिर की जा रही थी, उन सभी शंकाओं को दूर किया गया था। मनोज जी जाहिर तौर पे सूरज मोहन झा जी, जो कृषि सुधार संबंधी बिल है, सरकार का दावा है, सरकार की इच्छा है कि किसानों की जो आर्थिक आय है वो 2022 तक दुगनी हो। इसलिए सरकार कृषि सुधारों की दिशा में कई कदम उठा रही है, कई कानून बना रही है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की जो सियासत हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सूरज मोहन झा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।